लेक्चर आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। तो हम आज का ये पहला हमारा जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन। अभी कोई मुझे ये बताएगा की पाली जो शब्द है, मतलब पाली जो शब्द आहे हा पाली शब्द पाली भाषेला कधी प्राप्त झाला? बुद्धांच्या काळात कोणीतरी एकाने आपला ऑडिओ ऑन करून मला सांगायचा आहे। पाली शब्द बुद्ध के समय में था क्या? पाली शब्द, पाली भाषा को पाली ये नहीं था सर। कारण हा जो माझा जो थिअरीचा विषय आहे तो आपल्याला डिस्कस मधूनच समजणार आहे जास्तीत जास्त। मी जर नुसतं तुम्हाला सांगत राहिलो कंटिन्यू तर काही समजणार नाही तुम्हाला। हॅलो हॅलो, हा हॅलो, माझा आवाज येतो? हा बोला बोला, येतो येतोय हा बोला। हा, पाली हा शब्द बुद्धांच्या काळात नव्हता। बुद्धांच्या काळात नव्हता पाली शब्द। त्याचे नव्हता। रेफरन्सेस बुद्ध घोषाने लिहिलेल्या टेक्स्ट मध्ये म्हणजे अठ्ठकथांमध्ये किंवा त्यांनी लिहिलेल्या गोष्टींमध्ये सापडतात। ही ऍक्च्युली पहिला म्हणजे बऱ्याच जे बरोबर आहे, आपण आज स्क्रीनशॉट तेच वगैरे बघणार आहोत। हो पालीला, पाली भाषेला पूर्वीचं नाव होतं मागधी नाव होतं, म्हणजे तिला मागधी या नावाने ओळखलं जात होतं। तसंच पाली भाषेला आणि आणखीन 2-3 नावाने सुद्धा ओळखलं जात होतं, जसं की तंती हे सुद्धा एक पाली भाषेचं नाव होतं। पाली हे जो नाव पाली भाषेला पडलेलं आहे ना, पाली भाषेला दिलं गेलेलं आहे। पाली भाषा जो नाम प्राप्त हुआ है पाली लैंग्वेज को, वो 19वीं सदी में हुआ है। उससे पहले पाली को अलग अलग नामों से जाना जाता था। उसका एक मेन नाम था उसका मागधी, क्योंकि वो मगध देश की भाषा थी इसलिए। लेकिन उसको तंती भी बोला जाता था, तंती, त्याला तंती सुद्धा म्हटलं जात होतं। तर तंतीचा अर्थ काय होतो? तंती का मतलब होता है तंत्रयान की भाषा, तंत्रयान की भाषा, तंत्रयानाची भाषा म्हणजे तंती। उसके बाद उसको भारती भी बोला जाता था। पाली भाषा को उस समय भारती भी बोला जाता था। उसके संदर्भ हमें पाली साहित्य का इतिहास भिक्खु धर्मरक्षित इनकी किताब में आपको ये संदर्भ प्राप्त हो सकता है। हम लोग आपको जो नोट्स भेज रहे हैं उसमें जो नोट्स है वो मेरी के नोट्स है, और दूसरे जो नोट्स रहते हैं हमारे वो पाली ग्रामर के नोट्स रहते हैं। तो पाली ग्रामर के लिए हम लोग आपको पाली प्राइमर करके एक वीआरआई का पब्लिकेशन है, तो वो किताब हम आपको भेजते हैं। और थ्योरी का जो नोट्स है वो हम लोगों ने प्रिपेयर किए हुए नोट्स है। लेकिन उसके साथ आपको पाली भाषा समझने के लिए जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। पाली सब्जेक्ट जो है बहुत वास्ट है। तो उसके लिए आपको पाली साहित्य का इतिहास एक भरत सिंह उपाध्याय की किताब है, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद उससे उसका एक छोटा वर्जन है वो हिंदी में, तो उसका नाम है, वो भी पाली साहित्य का इतिहास ही है, लेकिन वो भिक्खु धर्मरक्षित ने लिखी हुई किताब है। वो भी बहुत बेस्ट किताब है, और वो कुछ 70-80 रुपीज में अभी वाराणसी में ही उपलब्ध होती है। यहाँ मुंबई में वगैरह वो उपलब्ध नहीं होती है। तो मैं कभी वाराणसी जाता हूँ तो वहां से मैं वो किताबें लेके आता हूँ, और फिर आपको सजेस्ट करता हूँ, आप जिसको ये किताबें चाहिए वो ले लो। उसके साथ उनका एक पाली व्याकरण का किताब भी रहता है, पाली व्याकरण ही उसका नाम है, भिक्षु धर्म रक्षित का। वो भी किताब 70-80 रुपीज की कुछ कॉस्ट रहती है, तो वो भी बहुत बढ़िया किताब है। तो ये जो पाली की जो किताब है, आपको सीखते सीखते उसके रेफरेंसेस पता चलेंगे कि हमको ये कौन सी किताबें लेनी चाहिए भविष्य में पाली सीखने के लिए। तो मैं वो बताता रहूंगा। तो वो पाली साहित्य का इतिहास जो उनकी किताब है उसमें ये संदर्भ मिलते हैं कि पाली भाषा को कौन से नाम थे। अभी हम लोग देखते हैं पाली भाषा, पाली या अर्थाने पाली हा शब्द त्रिपिटकामध्ये कुठे येत नाही। अगर आप त्रिपिटक पढ़ोगे, आज हमारे पास एंड्रॉइड त्रिपिटका भी उपलब्ध रहता है। मतलब आप गूगल पे सर्च करोगे या प्ले स्टोर में जाओगे तो आप अपने मोबाइल में एंड्रॉइड त्रिपिटका करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें एक सर्च इंजन रहता है कि आपको कौन सा भी वर्ड अगर ढूंढना है पूरे त्रिपिटक में कौन सा भी वर्ड ढूंढना है, तो आप वो सर्च इंजन का इस्तेमाल करके वो शब्द उसमें डाल दीजिए,
आपको वो शब्द मिल जाएगा। अगर आप त्रिपिटक में पाली शब्द डालेंगे ना, पाली, तो पाली लैंग्वेज के लिए किधर भी आपको ये शब्द नहीं मिलेगा। पाली ये लैंग्वेज के लिए यूज हुआ है, ये शब्द किधर भी नहीं मिलेगा। पाली मिलेगा आपको, दीघ निकाय पाली, मध्यम निकाय पाली, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, लेकिन ये त्रिपिटक में पाली शब्द नहीं आया हुआ है। पाली या शब्दाचा पहिला प्रयोग, पाली शब्द का पहला प्रयोग व्यापक दृष्टिकोन से सर्वप्रथम आचार्य बुद्ध घोष ने इसवी सन 4व्या व 5व्या शताब्दीमध्ये विशुद्धिमग्ग नावाच्या ग्रंथात व अट्टकथेमध्ये केला आहे। विशुद्धिमग्ग नाम का जो ग्रंथ है, जो बुद्ध घोष ने लिखा है, बुद्ध घोष ने, आचार्य बुद्ध घोष ने, उनकी विशुद्धिमग्ग नामक ग्रंथ में हमें पाली ये शब्द मिलता है। त्यांनी पाली शब्दाचा उपयोग दोन अर्थाने केला आहे। एक बुद्ध वचन अथवा मूळ त्रिपिटक, म्हणजे ते काय म्हणतायत त्या पुस्तकामध्ये पालीला बुद्ध वचन किंवा मूळ त्रिपिटक या अर्थाने म्हणतायत, किंवा पाठ अथवा मूळ त्रिपिटक या अर्थाने ते पाली या शब्दाचा उपयोग करतायत, त्यांनी अट्टकथेत प्रयोग केला आहे। या प्रकारे आचार्य बुद्धघोष यांच्या मतानुसार पाली शब्दाचा अर्थ मूळ त्रिपिटक अथवा बुद्ध वचन या अर्थाने घ्यावा। आपण जर बुद्धघोषांचं जर पाहिलं तर त्यांचं मत असं आहे की पाली शब्द का मूल अर्थ क्या है, पाली शब्द का मूल अर्थ क्या है, त्रिपिटक। मतलब आप उसको जब हम लोग थेरवाद की स्टडी करते हैं, पाली सीखते हैं, तो त्रिपिटक को त्रिपिटक ही कहना चाहिए। अगर हम लोग उसको त्रिपिटक कहते हैं तो वो संस्कृत हो जाता है। मतलब संस्कृत में त्रिपिटक बोलते हैं उसको, और थेरवाद में त्रिपिटक म्हणते, त्रिपिटक बोलते हैं उसको। त्रिपिटक अथवा बुद्ध वचन या अर्थाने घ्यावा। उदाहरण, इमानी ताव पालियन अट्टकथाय पण। उसका मतलब क्या है, हे पालित आहे परंतु अट्टकथेमध्ये नाही। इतिदी पाली असा त्याचा पाठ आहे, म्हणजे जो पाठ आपण जो अभ्यासणार आहोत तो त्याचा इतिदी पाली असा पाठ आहे। 4व्या शतकात लिहिलेल्या दीपवंस नावाच्या ग्रंथात सुद्धा पाली बुद्ध वचन या नावाने उपयोगात आणला आहे। तो 4th सेंचुरी में दीपवंस नाम के ग्रंथ में पाली को बुद्ध वचन नाम से जाना गया है। 5व्या व 6व्या शतकात लिहिलेल्या खुद्दक निकायच्या परमत्त दीपनी नावाच्या अट्टकथेत पाली शब्दाचा उपयोग मूळ त्रिपिटकाचा पाठ अथवा बुद्ध वचन म्हणूनच केला आहे। परमत्त दीपनी नाम का जो ग्रंथ है खुद्दक निकाय का, मतलब खुद्दक निकाय की जो अट्टकथा है उसको परमत्त दीपनी कहते हैं। अगर आप त्रिपिटक की स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मूल त्रिपिटक मिलेगा, मूल त्रिपिटक के बाद आपको अट्टकथाएं मिलेंगी, अट्टकथाएं के बाद आपको टीका मिलेगी, और टीका के बाद आपको अनु टीका भी मिलेगी, और अनु टीका की आज की डेट में अनु अनु टीका भी उपलब्ध है। उसको, उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे जाके जानने वाले हैं उसको। 13व्या शतकात लिहिलेल्या चूळवंश नावाच्या पाली इतिहास ग्रंथात श्रीलंकेत पाली शब्दाचा उपयोग बुद्ध वचन म्हणूनच केलेला है। श्रीलंका में जो चूलवंश नाम का जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें भी पाली शब्द का उपयोग बुद्ध वचन करके ही किया गया है। तसेच श्रीलंकेत 14व्या शतकात धम्मकीर्ती महास्वामी, पालीमध्ये धम्मकीर्ती महास्वामी, धर्मकीर्ती महास्वामी यांनी लिहिलेल्या सद्धम्म संग्रह या ग्रंथात सुद्धा बुद्ध वचन याच अर्थाने केला आहे। अगदी सुरुवातीला सांगितले की पाली शब्द 4व्या शतकापासून 14व्या शतकापर्यंत बौद्ध धर्मीय ग्रंथांमध्ये दिसतो। त्यापूर्वीच्या त्रिपिटक साहित्यात पाली शब्द आढळत नाही। तो त्या पाली साहित्यात 3 प्रकारचे विचार प्रवाह है। अगर हम देखते हैं कि 4वीं शताब्दी से 14वें शताब्दी तक हमें ये पाली जो शब्द है वो हमें त्रिपिटक साहित्य में मिलता है, लेकिन उससे पहले 4वीं शताब्दी से पहले हमें पाली शब्द कहीं भी नहीं मिलता है। और पाली साहित्य के 3 मुख्य विचार प्रवाह है, उसको हम अब देखने वाले हैं। प्रथम प्रवाहानुसार आचार्य बुद्ध घोषांनी त्रिपिटकातील अट्टकथेत पाली शब्दाचा उपयोग मूळ बुद्ध वचन म्हणून केला आहे। तो सहजपणे केला नसावा। मुळात असा शब्द त्रिपिटकात असावा अथवा त्यानंतरच्या बौद्ध साहित्यात राहिला असावा, जो 4व्या शतकापूर्वी बुद्ध वचन या अर्थाने प्रचलित असावा। प्रथम प्रवाह अनुसार आचार्य बुद्ध घोष, प्रथम प्रवाह में हम आचार्य बुद्ध घोष को देखते हैं, जिन्होंने त्रिपिटक की अट्टकथा में पाली शब्द का उपयोग बुद्ध वचन करके किया हुआ है। और दूसरे प्रवाह में हम लोग दूसऱ्या प्रवाहात पाली शब्दाला पाठ अथवा बुद्ध वचन या अर्थाने आपण स्वीकारतो। तिसरा प्रवाह पाली शब्द संस्कृत मधील पंक्ती शब्दाचा अर्थ पाली असा गृहीत धरून त्या पंक्तीवरूनच पालीची उत्पत्ती झाली असे आपण गृहीत धरतो। दूसरे प्रवाह में हम क्या देखते हैं, पाली शब्द को क्या कहा गया है, पाठ अथवा बुद्ध वचन कहा गया है। और तीसरे प्रवाह में क्या कहा गया है, उसको पंक्ति कहा गया है। संस्कृत में जैसे पंक्ति बोलते हैं ना, वैसे वो पंक्ति कहा गया है। प्रथम विचार प्रवाहात
भिक्खू जगदीश काश्यप है, जो हम लोगों ने प्रथम विचार प्रवाह देखा, उसमें जगदीश काश्यप को हम देखते हैं. त्यांनी पाली महाव्याकरण नावाच्या जगप्रसिद्ध ग्रंथात असे म्हटले आहे की पाली शब्दाची उत्पत्ती पर्याय शब्दापासून झाली. हा शब्द त्रिपिटकात अनेकदा आला है. वो अपने पाली महाव्याकरण करके उनका एक ग्रंथ है. हा ग्रंथ सुद्धा तुम्ही तुमच्या नोट करून ठेवा तुमच्या वहीवर. पाली महाव्याकरण जर तुम्हाला कधी मिळाला तो तो अवश्य घ्या. ये ग्रंथ आपको अवश्य लेना है. दिल्ली में ये उपलब्ध होगा. तो इस ग्रंथ को आप हासिल कीजिए उसको. बहुत अच्छा ग्रंथ है और दुर्मिल है ये. दिल्ली में मोतीलाल बनारसी दास करके एक पब्लिकेशन है. आप गूगल में सर्च कीजिए. दिल्ली में उनका मेन ऑफिस है और इसके पब्लिशर वही है. तो वहां से आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मुंबई में अगर ये ग्रंथ को प्राप्त करना है तो वो दिल्ली से ही आते हैं और फिर इधर मिलते हैं. तो उस ग्रंथ में उन्होंने पाली को पर्याय कहा है. पर्याय, क्योंकि पर्याय उस ये ग्रंथ शब्द का है. नाम क्या था? पाली महाव्याकरण. पाली महाव्याकरण भिक्खू Thank you. जगदीश काश्यप. मोतीलाल सर काय सांगितलं? मोतीलाल बनारसी दास. MLBD. MLBD.com. MLBD.com. मोतीलाल बनारसी दास भी डालेंगे तो भी वो साइट ओपन हो जाएगी. तो बहुत पुराना पब्लिशर है और बहुत बड़ा पब्लिशर है वो. और बुद्धिज्म मतलब जो इंडिया में जो इथनोलॉजिस्ट किताबें मिलती है इंडिया में, तो वो सारी की सारी उनके पास ही मिलती है ज्यादा से ज्यादा कर. उदाहरण, ता नामो अयं बनते धम्म पर्यायो ती. मतलब क्या है? बनते हा कोणाच्या नावाचा धम्म पर्याय आहे. मतलब ये जो वाक्य है वो त्रिपिटक में आया है. कौन सा वाक्य? का नामो अयं बनते धम्म पर्यायोति. बनते ये किसका नाम, एक किसके नाम का धम्म पर्याय है. मतलब पर्याय का मतलब क्या होता है, हम आगे देखेंगे उसको. हाच धम्म पर्याय शब्द नंतर धम्म पर्याय झाला. आप पाली भाषा सीखेंगे, व्याकरण उसका ग्रामर सीखेंगे, तो आपको जो स्वर परिवर्तन होते हैं वो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे. मतलब शब्दों का परिवर्तन कैसा होता है. मतलब जैसे कि राजा, र का ल हो जाता है, रू का ई हो जाता है, ई का रू हो जाता है और र का ल भी हो जाता है. तो कुछ कुछ शिलालेखों में हम लोगों को राजा मतलब अशोक राजा जो शब्द है उसका हमको लाजा भी कहा मिला है. लाजा, उसको राजा को लाजा कहा गया है उधर. तो इसलिए इधर धम्म पर्याय का पर्याय हो गया. हाच धम्म पर्याय शब्द नंतर पर्याय झाला. सम्राट अशोकांच्या जयपूर राजस्थान येथील शिलालेखात पर्याय या शब्दाचा उपयोग केला गेला है. हम लोग अगर जयपुर का उनका शिलालेख देखते हैं सम्राट अशोक का, तो उसमें हम लोग को ये पर्याय शब्द मिलता है. पाली शब्द याच पर्याय शब्दाचे संक्षिप्त रूप आहे. पर्याय का ही आगे पाली हुआ है. पर्याय का अर्थ होता है बुद्ध उपदेश. पर्याय का अर्थ होता है बुद्ध उपदेश. पर्याय का आगे जाके पर्याय हुआ और पर्याय का ही पाली हुआ. याचा पुरावा म्हणून त्रिपिटक ग्रंथातील पाली शब्द आपल्याला देता येतील किंवा पाली शब्द ज्या शब्दात अथवा नावात समाविष्ट आहे असे उदाहरण देता येईल. उदाहरण दीर्घ निकाय पाली, मध्यम निकाय पाली. दूसरा विचारधारा हम लोगों ने अभी पहली विचारधारा देखी, भिक्खू जगदीश काश्यप उसमें आते हैं. उन्होंने क्या कहा है पाली शब्द की उत्पत्ति के बारे में. पर्याय से पाली हो गया है. अभी हम लोग दूसरा प्रवाह देख रहे हैं. दुसऱ्या विचारधारेत भिक्खू सिद्धार्थ यांचे मत सुद्धा विचारणीय आहे. इसमें आते हैं भिक्खू सिद्धार्थ. ते पाली भाषेचा उगम व विकास या ग्रंथात म्हणतात. पाली शब्दाचे मूळ संस्कृतच्या पाठ शब्दात पहावे. वैदिक काळात पाठ शब्दाला वेदाचा पाठ म्हणून संबोधित करत होते. आज सुद्धा पाठ शब्दासारखा उपयोग होत असावा. संस्कृत पाठ शब्द भिक्खू संघात पाळ झाला आणि पाळ शब्दाचेच विकृत रूप पाली असे झाले. इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि संस्कृत का जो पाठ शब्द है उससे उसका इधर पाळ हो गया और पाळ का ही विकृत रूप पाली है. अळ व्यंजनाचा उपयोग पाली भाषेत होतो परंतु संस्कृत मध्ये होत नाही. जो अळ व्यंजन रहता है कॉन्सोनेंट, उसका जो ये है उपयोग वो संस्कृत में नहीं होता है, पाली में होता है. भिक्खू सिद्धार्थ यांचे मत भाषा विज्ञान आणि ध्वनी परिवर्तनाच्या नियमानुसार योग्य आहे. परंतु त्रिपिटक ग्रंथाचा अभ्यास केला असता
पाळ शब्दाचा पुरावा कुठेही आपल्याला आढळत नाही. पाळ शब्द हमें कहीं पे मिलता नहीं है. एवढेच नव्हे तर अट्टकथेत सुद्धा पाळ शब्द आढळत नाही. त्रिपिटक की अट्टकथाओं में भी पाळ इस शब्द का उपयोग हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है. भिक्खू सिद्धार्थ यांचा विचार ऐतिहासिक आधार नसलेले विधान आहे. भिक्खू जगदीश काश्यपांचे विचार मात्र सर्व विद्वानांनी मान्य केले आहेत. चाइल्डर्स यांच्या मते पाली म्हणजे संस्कृत मधील रेषा ओळ सिरीज होय व त्यानंतरच त्याचा विकास पुस्तकांची सिरीज की ज्यामुळे बुद्धिस्ट टेक्स्ट सिरीजची निर्मिती झाली असं चाइल्डर्स म्हणतायत. आता हे जेव्हा आपण विचार प्रवाह बघतो त्या विचार प्रवाहामध्ये म्हणजे पाली भाषेचा हम लोग जो उगम देखते हैं, उसकी उत्पत्ति देखते हैं, वो कहाँ की भाषा थी ये देखते हैं, तो इसके ऊपर जो स्कॉलर्स है, जो रिनाउंड स्कॉलर्स है, उन्होंने अपने अपने मत प्रदर्शित किए हुए हैं. तो ये सीखते हुए हम लोगों को ये सब देखना पड़ता है कि पाली भाषा के उगम के बारे में कौन से विद्वान क्या क्या बोल रहे हैं. पाली भाषा किस जगह की भाषा थी उसके बारे में कौन से विद्वान क्या क्या कह रहे हैं, और फिर हम लोग उसके इस मतलब जो उसका जो आंसर है उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देते हैं. मतलब अभी हम लोग इतने प्रवाह देख रहे हैं, तो इस प्रवाह में हम लोगों को सबसे ज्यादा विचारणीय और जिनका मत सराहनीय है वो है जगदीश काश्यप जी. उन्होंने जो पर्याय शब्द कहा है त्रिपिटक में आया हुआ, उसके बारे में ही हम ज्यादातर सोचते हैं. और पाली का नाम मागधी था, ये तो जग जाहिर है, लेकिन उसके ऊपर किसने किसने क्या किया कहा है वो देखना बहुत जरूरी होता है. तीसरा प्रवाह विदुशेखर भट्टाचार्य यांचे मत ही विचारणीय आहे. तीसरे प्रवाह में कौन आता है? विदुशेखर भट्टाचार्य. वो कहते हैं पाली शब्दाचा विकास संस्कृतच्या पंक्ती या शब्दाने झाला. त्यांनी त्यासाठी विनय पिटकाच्या महावग्गातील उदाहरण दिलेले आहे. वो क्या कहते हैं कि संस्कृत का जो पंक्ति शब्द है उससे पाली की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो विनय पिटक के महावग्ग का एक उदाहरण देते हैं. आपके पास अगर विनय पिटक होगा तो आप विनय पिटक थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि विनय पिटक से भी हमें बहुत सा इतिहास मिलता है. उसका ये मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, उसका उसके समय के बारे में भी पता चलता है कि कौन सा नियम कब बना है, क्या स्टोरी थी. भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से सारी बातें हम लोगों को ये महावग्ग में मिलती है. वो महावग्ग का उदाहरण देते हुए कहते हैं मगध देशातील शेती पालीबद्ध म्हणजेच एका रांगेत असल्याचे उल्लेख केले आहे. परंतु यामध्ये तीन दोष आहेत. तीन दोष है इसमें. पाली ग्रंथ का लिखित होना आवश्यक था, जो उस समय नहीं था. पाली शब्द का अर्थ पंक्ति स्वीकार किया गया, तो भी उदान पंक्ति ऐसा उदाहरण हमें कहीं भी नहीं मिलता, और उदान पाली ऐसा प्रयोग उसमें किया गया है. पाली शब्दाचा अर्थ पंक्ती जरी आपण स्वीकारला तरी उदान पंक्ती असे आपल्याला उदाहरण कुठेही मिळत नाही, आणि उदान पाली असाच प्रयोग सगळीकडे करण्यात आलेला आहे. म्हणजे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की त्रिपिटकात पाली शब्द मिळत नाही, पण पंचम निकाय पाली, निग निकाय पाली वगैरे हे शब्द तुम्हाला मिळतील. तर हा त्यामधलाच आहे उदान पाली एक उदाहरण. पाली शब्दाची व्याख्या अभिधानप्प दीपिकामध्ये असे म्हटले आहे की पातो रखती ती पाली, पालन करते, रक्षण करते ती पाली. पाली शब्द की व्याख्या के बारे में अभिधानप्प दीपिका इस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है, पातो रखती थी पाली मतलब जो पालन करती है, रक्षण करती है, वही पाली. फिर आगे जाके ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये किसका रक्षण करती है, किस चीज का रक्षण करती है, तो उसका आंसर है अत्त पाली, मतलब ये अर्थ का रक्षण करती है. तो किसके अर्थ का रक्षण और पालन करती है? तो ये बुद्ध वचन के अर्थ का और पालन का रक्षण करती है. किस प्रकार से पालन और रक्षण करती है? तो पहले संगीति में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्ध वचन को संकलित किया गया था, और थर्ड और सेकेंड और थर्ड सेंचुरी तक वो कंठस्थ था. मतलब उस जमाने में मौखिक परंपरा थी, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में उसको पहली बार वो स्क्रिप्ट को लिपिबद्ध किया गया, मतलब उसको लिखा गया. पूरा त्रिपिटक ओला लिप पे लिखा गया था श्रीलंका में आलोक नाम के केव्स में. वहां पे फोर्थ ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था. श्रीलंका व बर्मी परंपरेनुसार भगवान बुद्धांनी ज्या भाषेत उपदेश दिला होता ती भाषा मागधी होती, व त्याच भाषेत त्यांच्या उपदेशांचा संग्रह केला गेला आहे. श्रीलंका और बर्मी परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में अपना धम्म उपदेश दिया था वो भाषा मागधी थी, और उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में
उनके उपदेश का संग्रह किया गया है। सामागधी मूल भाषा संबुद्ध चापी भाषरे, मतलब मागधी ये मूल भाषा है जिस भाषा में सम्यक संबुद्ध ने उपदेश किया है। वो हमें ये वाक्य हमें कहाँ मिलता है? कच्चायन व्याकरण में मिलता है। सामागधी मूल भाषा संबुद्ध चापी भाषरे, म्हणजे मागधी ही मूळ भाषा आहे त्या भाषेमध्ये सम्यक संबुद्धांनी उपदेश केलाय. कच्चायन बर्मी विद्वान राजवल केवदिन यांनी बुद्ध वचनाला मागधी भाषात मानले आहे. श्रीलंका और बर्मी परंपरा मागधी को ही बुद्ध वचन की भाषा मानते हैं। माहे विच्छेदिनी नाम के ग्रंथ में बर्मी विद्वान राजवल केवदिन इन्होंने बुद्ध वचन को मागधी भाषा ही माना है. हा ग्रंथ 1832 मध्ये प्रकाशित झाला. तसेच दुसरे बर्मी विद्वान प्रत्यासामी थेर यांनी शासनवंश नावाच्या ग्रंथामध्ये मी मूळ भाषेत लिहित आहे असे म्हटलं आहे. खरं तर पालीला सुरुवात इथूनच झालेली आहे. शासनवंश ग्रंथापासून पालीला पाली मंत्र सुरू झालेलं आहे या भाषेला. वैसे ही दूसरे बर्मी विद्वान जो है प्रत्यासामी थेर, जिनको पैयासामी कहते हैं, प्रज्ञासामी मराठी में हम लोग बोलते हैं, या संस्कृत में उसको प्रज्ञासामी कहा जाता है. पैयासामी पाली में बोलते हैं. पैयासामी थेर यांनी शासनवंश नाम के ग्रंथ में मैं मूल भाषा में लिख रहा हूँ ऐसा कहा है उन्होंने. थोडक्यात ही भाषा असून संपूर्ण थेरवाद साहित्य पाली भाषेत आहे. बुद्ध धर्मातील संप्रदाय हे नाकारत नाही. पालीची प्रचलितता, पालीतली शुद्ध वचने, व्याकरणातील साधे सरळपणा व सुलभता, त्या भाषेच्या वैदिक भाषेपेक्षा असलेले भिन्नत्व यामुळे पाली ही लोकमनावर प्रभाव करणारी भाषा म्हणून ओळखली जाते. संपूर्ण पाली का साहित्य जो है वो क्या है? थेरवाद साहित्य जो है, बुद्धिज्म का थेरवाद, मतलब बुद्धिज्म में अलग अलग सेक्ट है, पंथ है. कौन से हैं? थेरवाद है, महायान है, उसके बाद सर्वास्तिवादी है, फिर अपन जापान में ज़ेन है. ऐसे अलग अलग पंथ है, अलग अलग शाखा है, उनको बोल सकते हैं हम लोग. बुद्धिज्म की अलग अलग शाखा है. इन शाखाओं का अपना मतलब बुद्धिज्म में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग शाखाएं होने के बावजूद भी बुद्धिज्म अपने आप में एक कैसा है, अभी तक कैसा बचा हुआ है आपको मालूम है? क्योंकि उसका जो प्रतीत्य समुत्पाद है ये बुद्धिज्म का बेस है. प्रतीत्य समुत्पाद बुद्धिज्म का बेस है. इस बेस में कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं होता है. इसको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं. आप इंटरनेट पे सर्च करोगे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन तो आपको ये सब्जेक्ट की जो जानकारी है वो सब मिल जाएगी. प्रतीक समुत्पाद भी डालेंगे तो भी मिल जाएगी. बुद्धिज्म करना, लेकिन डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बुद्धिज्म ऐसा करना तो आपको बुद्धा का जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है वो समझ में आएगा. लेकिन हम उसको अभी इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे, जिसको हम मराठी में कार्यकारण भाव कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारा. तुमचं अधूनमधून म्यूट होते प्लीज जरा. नाही, मला कॉल सारखे येत राहतात. मला सारखे कॉल येत राहतात. ओके त्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. ठीक आहे. आतापर्यंत मला 5-6 कॉल येऊन गेले. आपण आज पाली भाषेचा उगम हा विषय आपण पाहिला. पुढचा विषय आपण पाली भाषेचा मूळ प्रदेश पाहणार आहोत, होम ऑफ पाली. तर आजचा जो विषय होता उगम, किंवा इतर काही तुमचे जर प्रश्न असतील तर तुम्ही ते विचारू शकता. सर एक प्राकृत शब्द पण वापरला जातो, इस्तेमाल किया जाता है प्राकृत. कसं आहे माहिती का, पाली म्हणजे प्राकृत नाही, हा गैरसमज जो आहे. पूर्वी कसं होतं, पाली भाषेला जे महत्व आज पाली भाषेला प्राप्त होत आहे, पाली भाषेबद्दलची आवड निर्माण होत आहे, ती पूर्वी 30-40 वर्षापूर्वी नव्हती. हे गेल्या 10-12 वर्षामध्ये आता हे होत आहे की पालीला एक चांगले दिवस प्राप्त होत आहेत. पाली शिकण्याची आवड निर्माण होत आहे. लोकांमध्ये फार आवड निर्माण झालेली आहे पाली भाषा शिकण्याबद्दल. तर पाली म्हणजे प्राकृत नव्हे. तुम्ही जर पाली साहित्य का इतिहास भरतसिंह उपाध्याय यांचं जर तुम्ही पुस्तक वाचलं तर त्याच्यामध्ये पालीचा काळ दिलेला आहे, प्राकृतचा काळ दिलेला आहे. पाली ही एक इंडिजिनियस लैंग्वेज है. पाली ये इंडिजिनियस लैंग्वेज है और वो प्राकृत से अलग है. संस्कृत अलग है, पाली अलग है, प्राकृत अलग है. संस्कृत का काल भी अलग है. अगर आप जगदीश काश्यप जी को पढ़ेंगे पाली महाव्याकरण में, तो उन्होंने कहा है कि पाली और संस्कृत से पहले छांदस करके एक भाषा थी. छांदस, ये छांदस से ही
फिर पाली और संस्कृत का उगम हुआ है। पहले भाषा कौन सी थी? छांदस थी, उसके बाद पाली और प्राकृत आई है। जगदीश काश्यप जी का कहना है, भिक्षु धर्मरक्षक जी का कहना है, जो वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर्स है उन लोगों का कहना है। इसका एक आपको उदाहरण भी मिलेगा, इसी इसमें मिलेगा आपको, विनय पिटक में भी मिलेगा और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी मिलेगा कि जो दो भिक्खु रहते हैं, नए नए आए हुए भिक्खु संघ में प्रवजित हुए हुए, उनका नाम रहता है एबेड और टेकुल, दोनों का नाम। वो आते हैं भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भंते, भिक्खु संघ में अलग अलग जगहों से भिक्खु आकर प्रवजित होते हैं। मतलब अगर बिहार और यूपी की भाषा अगर एक ही रहेगी, उनका जो एक्सेंट है वो एक ही रहेगा, तो अलग अलग जगहों से, मतलब कोई गांधार से आता है, कोई कश्मीर से आता है, कोई यहाँ साउथ से जाता है ऊपर, मतलब महाराष्ट्र से भी गए थे, पूर्ण भिक्षु बने थे। तो ऐसे अलग अलग जगहों से भिक्खु आते हैं, संघ में प्रवजित होते हैं और बुद्ध वचन अपनी अपनी भाषा में जो बोलते हैं, तो उससे बुद्ध वचन दूषित होता है। तो आप ऐसा कीजिए, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप बुद्ध वचन को छांदस में कीजिए। मतलब उसको संस्कृत में कैसे नियम है भाषा के लिए, वैसे उसको नियम हो जाएंगे उस लैंग्वेज के लिए, वो बुद्ध वचन बोलने के लिए। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, अगर ये ऐसा कोई करेगा तो उसको दुक्कट्ट लगेगा, उसको विनय में दुक्कट्ट बोलते हैं, मतलब उसको दोष लगेगा, उसको पाप लगेगा इस चीज का। मैं अनुमति देता हूँ हर भिक्षु को कि वो अपनी अपनी भाषा में बुद्ध वचन जाके लोगों को समझाए और अपनी अपनी भाषा में उसका प्रचार प्रसार करे। ये भगवान बुद्ध का है। तो हमें इस बात का इसी से पता चलता है कि वो समय में छंदस नाम की एक भाषा थी। ये इसका रेफरेंस है। फिर भी कुछ संशोधक है वो अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन भिक्षु जगदीश काश्यप जी का एक ये है रिसर्च कि वो छांदस भाषा थी, छांदस से ही पाली की और संस्कृत की दोनों की भी उत्पत्ति हुई है। हम लोग अगर 2/5 शब्द पाली भाषा के अगर देखेंगे तो वो छांदस से ही आए हुए शब्द है। उसके जो चार्ट है वो आपको पाली महाव्याकरण इस ग्रंथ में मिलेंगे। तो ये ग्रंथ आप कहीं से भी प्राप्त कीजिए, जहाँ से भी आपको मिल सके, इंटरनेट में भी आप डालेंगे अमेजोन पे तो सेम प्राइस में ही आपको वो अवेलेबल होगा। तो ये ग्रंथ बहुत अच्छा है, उसको भी आप लीजिए। अजून काय कोणाचा प्रश्न होता? कोणाला काही विचारायचं आहे का? हे जे महाव्याकरण आहे मोतीलाल बनारस ह्याच्यात पाली महाव्याकरण ते हिंदीमध्ये आहे की? हिंदीमध्ये ओके मॅक्झिमम ओके. हिंदीमध्ये आहेत, हा मराठीत आता हळूहळू निर्माण होत आहेत। हा तो नाही मी आता हिंदीमध्ये सर्च करून बघितलं. चालेल. ओके ओके. विकास सर आपण उपस्थित आहात का? विकास सर हो सर. हो हो चालू करूया ग्रामरचा हो लेक्चर। चालेल. हो चालेल. ओके, ग्रामर का लेक्चर शुरू हो रहा है, आप सब ध्यान दें। सर्वांना सविनय चेकिंग. आवाज क्लिअर येतोय, बोर्ड व्यवस्थित दिसतोय, एकदा चेक करून घ्या. आवाज येतोय क्लिअर. बोर्ड आणखीन थोडं पुढे येणार नाही का म्हणजे कॅमेरा? ठीक आहे, चालेल, करतो. हा, कारण मला पीसीवर दिसतो व्यवस्थित, पण मोबाईलवर दिसणार नाही बाकीच्यांना. ठीक आहे. एवढं लिहिल्यानंतर दिसेलच.
शब्द क्लिअर दिसतायत का? उलटे दिसतात? हो सर, दिसत आहेत. ओके. वाचायला काही प्रॉब्लेम नाही ना? ठीक आहे. आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया. लेक्चरला सुरुवात करण्या अगोदर सर्वप्रथम सर्वांनी आपली ओळख करून द्या. म्हणजे एक ओळख झाली आणि आपापलं नाव, आपण कुठून आहात आणि काय करतायत आणि पाली का शिकावायची वाटते याविषयी थोडक्यात सांगायचं आहे. मी एकेकाचं नाव सांगेल, त्यांनी एकेकाने आपलं इंट्रोडक्शन द्या. अमित नगराळे. हा सर, जय भीम. जय भीम. हा सर, मी शिक्षक आहे आणि बुद्धांच्या बद्दल नॉलेज वाढवा म्हणून पाली शिकायची होती. हॅलो सर, माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? हो, हॅलो. तुमचा आवाज येतोय मला. हा, मी प्रायव्हेट शाळेवर शिक्षक आहे सर. कोणता सब्जेक्ट शिकवता आपण? मी हिंदी शिकवतो, संस्कृत शिकवतो. ओके. हो. धन्यवाद. त्यानंतर अनिता रणदिवे. आपलं बोलून झालं की ऑडिओ ऑफ करा. ठीक आहे. अनिता रणदिवे, तुमचा परिचय द्या. ठीक आहे. त्यानंतर आशुतोष मिश्रा. सर मध्ये थोडं हिंदीत पण सांगा. हो. विकास सर, हो. हिंदीत पण सांगा मध्ये. ओके. हाँ बोलिए. हाँ, नमो बुद्धाय. जय भीम सर. मी आशुतोष मेश्राम. मी पालघर जिल्ह्यातून बोईसर येथे राहतोय आणि मी इथे डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जीला वैज्ञानिक अधिकारी आहे. धन्यवाद. ओके, थँक्यू. कुशल कोळी. एक मिनिट हा सर जरा. हो. हा, नमस्कार. नमस्कार. हॅलो, माझा आवाज येतोय का? हो सर, येतोय, बोला. नमस्कार, माझं नाव कुशल कोळी. मी सांड मुंबईला राहतो. पाली शिकण्याचं एक मूळ हे उद्देश म्हणजे मला निब्बाण या शब्दाने झपाटलं होतं आणि ते शोधता मी पालीपर्यंत आलो आणि मग कळलं की पाली हे बुद्ध वचन आहे. धन्यवाद. थँक्यू. त्यानंतर महेश शेजवळ. महेश शेजवळ, तुमचा परिचय द्या. जय भीम. मी उदय कांबळे, कोल्हापूर. मी मौलाना अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ येथे जिल्हा व्यवस्थापक म्हणून काम करतोय आणि पाली शिकण्यापाठीमागचा उद्देश हाच आहे की भगवान बुद्धांची जी मूळ वचनं आहेत ती समजून घेऊन आचरण करण्यासाठी उपयुक्त होतील असा माझा त्याच्यावरती विश्वास आहे. कारण गेल्या अनेक दिवसापासून मी उपासक म्हणून आचरण करत असताना थोडंफार या काही गोष्टींमध्ये असं डिफरन्सेस दिसत आहेत. त्यामुळे मला वाटलं की जी मूळ भाषा आहे बुद्धांची तर ती शिकावी आणि त्या पद्धतीने आपल्या आचरणामध्ये ती उतरवावी. यासाठी मी ही पाली भाषा शिकत आहे आणि पुढे जाऊन पालीचा प्रचार आणि प्रसार करावा ही एक मनामध्ये आशा निर्माण होते. धन्यवाद. महेश शेजवळ. मेरा नाम महक है। मैं पाली सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और मैं सारे जितने भी सोर्सेज हैं वो ओरिजिनल्स पढ़ना चाहती हूँ। धन्यवाद. इसके बाद धीरज वानखेड़े वाकोरे. धीरज जी, आप अपना परिचय दीजिए.
उसके बाद नीता करके हैं। नीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर नीता कांबळे ना? जी बोला. नमो बुद्धाय, जय भीम सर. मी नीता कांबळे पुण्यामध्ये राहते. मी एज्युकेशन डिपार्टमेंटमध्ये सीए सहाय्यक या पदावरती आहे. PA2 डायरेक्टर, राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद. आमच्या इथे शाळेत 1ली ते 12वी वरती रिसर्च केलं जातं आणि ते शिक्षकांना ट्रेनिंग दिलं जातं. पालिका शिकायची वाटते. सर पालीचे पुस्तकं मला वाचायला खूप जड जात होते. धम्मपद नाही फक्त वाचायला सुरुवात केली. पुस्तकं मी भरपूर आणलेली आहेत, परंतु ते माझं सगळं डोक्यावरून चाललेलं आहे. तर म्हटलं पाली जो पाया आहे तर तो शिकून घेतला तर मला ते जास्त व्यवस्थित वाचता येईल आणि त्याचा मला म्हणजे माझ्या स्वतःसाठी पण आणि माझ्या फॅमिलीसाठी किंवा सगळ्यांसाठी पुस्तकं उपलब्ध करून देऊन आणि त्याप्रमाणे त्यांना त्याकडे म्हणजे पाली भाषेकडे बऱ्याच जणांना वळवता येईल. पण मलाच जर येत नाही तर मी दुसऱ्यांना काही सांगू शकणार नाही. म्हणून मी पाली भाषा आधी स्वतः ग्रहण करणार आहे आणि नंतर मग दुसऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. ठीक आहे, चांगली गोष्ट थँक्यू. आहे. त्यानंतर प्रदीप कुमार. जय भीम. नमो बुद्धाय सर. जय भीम. मी युनिव्हर्सिटी माटुंगा येथे PhD चा विद्यार्थी आहे आणि पाली भाषा शिकण्याचा माझा हा मानस होता की बुद्ध आणि त्यांचा धर्म पाली भाषेतून जास्त समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. धन्यवाद. त्यानंतर प्रमोदजी. प्रमोदजी. आरती सुंबळे. राजेंद्र साळवे. सर नमो बुद्धाय, जय भीम. जय भीम. माझं नाव राजेंद्र जनार्दन साळवे, कामोठा, नवी मुंबई येथे राहतो. प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये जॉब करतोय. पाली शिकण्याचं कारण की ज्यावेळी आपण गाथा म्हणतो त्यावेळी प्रोनाउन्सिएशन करायला खूप कठीण जातं. एक हेतू आहे की तो व्यवस्थित पाली मधले जे शिलालेख वगैरे आहेत ते ज्यावेळी आपण लेण्यांना वगैरे भेट देतो त्यावेळी तिथे वाचता याव्यात आणि मूळ त्रिपिटक जे आहे ते नंतरचा उद्देश आहे तो वाचता यावा. यासाठी मला पाली शिकण्याची आवड आहे. धन्यवाद. जय भीम. जय भीम. आरती सुंबळे. त्यानंतर संध्या कांबळे. आवाज येते माझा? संध्या कांबळे. श्रुती सोनवणे. आवाज येतोय माझा क्लिअर? सर थोडा कमी येतोय. येतो सर येतो. श्रुती सोनवणे, परिचय द्या तुमचा. जय भीम सर, माझं नाव श्रुती सोनवणे. मी पुण्यामध्ये असते. मी स्टुडंट आहे आणि पाली भाषा शिकण्याचा माझा हेतू आहे की मला बुद्ध धर्माचा जे काय आहे जास्ती माहिती पाली भाषेमध्ये लिहिलेली आहे. त्यामुळे मला पाली भाषा शिकून आपला धम्मामध्ये काय लिहिलेलं आहे आणि माहिती काय आहे ते समजून घ्यायची आहे. त्यामुळे मी पाली शिकते. कोणत्या वर्षाचा स्टुडंट आहात तुम्ही? काय शिकताय? हॅलो, काय? कोणत्या वर्षाला आहात तुम्ही?
मी स्टुडंट आहे, मी 12th मध्ये आहे. ओके, थँक्यू. सुचित पाटील. जय भीम सर. माझं नाव सुचित पाटील. मी पलावड डोंबिवली येथील रहिवासी आहे. मी IT प्रोफेशनल आहे. मी IT सॉफ्टवेअर इंजिनिअरमध्ये कार्यरत आहे. पाली शिकण्याचा मेन उद्देश माझा हा आहे की बुद्ध ग्रंथ जे आहे ते फार अफाट आहे आणि फार वास्ट आहे. त्यामुळे मला एक एक करून पाली ग्रंथ जाणून घेण्याचा, समजून घेण्याचा माझा एक कल आहे. आणि त्या कलासाठी मला असं वाटतं की पाली लँग्वेज ही बेस आहे, म्हणून मला पाली शिकण्याची इच्छा आहे सर. थँक्यू. थँक्यू. त्यानंतर सुनीता पाटेकर. सुनीताजी, परिचय द्या तुमचा. ठीक आहे. त्यानंतर विजय इंगळे. जय भीम, नमो बुद्धाय. विजय इंगळे, कोपरखणे, नवी मुंबई. मी एक रिटायर्ड आहे आता मी, आणि धर्माची आवड असल्यामुळे धर्म जाणून घेण्याकरता पाली भाषा शिकणे आवश्यक आहे आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसार करणे. मी विजय इंगळे येतो का? तुमचा आवाज क्लिअर येत नाही, तुम्ही थोडा नेटवर्क मध्ये आला. हॅलो. हा, बोला आता. हा, कोपरखणे, नवी मुंबई. मी सेवानिवृत्त आहे आणि हो आहे सर. नेटवर्क आवाज येतो माझा? ठीक आहे, हो येतो, पण तुझा ब्रेक होता आवाज. ठीक आहे, काय हरकत नाही. हा, तर आवश्यक आहे करण्याकरता आहे. ओके, ठीक आहे, थँक्यू. आणखी कोणाचा परिचय राहिला असेल तर त्यांनी स्वतःहून द्या. हा सर, बोलू का? हा, मी दिनेश कुमार पडवळ. मी ITI ला इन्स्ट्रक्टर म्हणून आहे, ITI जव्हार येथे, गव्हर्नमेंट ITI. हा, मी पाली भाषा शिकण्याचं एक कारण म्हणजे तसेच म्हणजे घमरे साहेब आणि भंडारे साहेब यांची ओळख झाली अमित मेधावी सर यांच्याशी, म्हणजे धम्म याच्या दृष्टीने. आणि ज्यावेळेला बाबासाहेब आंबेडकरांचा अभ्यास करत असताना त्याच्यामध्ये बुद्धच्या ह्या साहित्याकडे ज्यावेळेला वळलो, त्यावेळेला असं लक्षात आलं की पालीच्या याच्याबद्दलचं माझं ज्ञान खूप तोकडं आहे आणि त्याच्याबद्दल काहीच माहिती नाही. याचा एक किस्सा इथे मला आवर्जून सांगावा असा वाटतो. तो म्हणजे मी ज्यावेळेला मुंबईत होतो त्यावेळेला एकदा पनवेल रेल्वे स्टेशनवर ज्यावेळी मला वाटतं जागतिक भाषा दिन होतं आणि त्या दिवशी मोठी रांगोळी काढलेली होती आणि त्या ठिकाणी सगळ्या म्हणजे भारतातल्या सगळ्या भाषांची नावं छानमध्ये लिहिलेली होती, पण त्याच्यामध्ये पाली किंवा हे कुठेच लिहिलेलं नव्हतं. मग मी तिथल्या त्या ह्यांच्याशी जाऊन म्हणजे विचारलं की म्हटलं तुम्ही ह्या सगळ्या भाषा लिहिल्या छान आहे, पण ह्याच्यामध्ये म्हणजे आपल्या देशातली जी सर्वात जुनी भाषा जी आहे पाली, हा, तिचं तुम्ही उल्लेख का नाही केलात? हा, तर मग त्यावेळेला त्यांनी म्हणजे नीटचं असं उत्तर दिलं नाही त्याच्याबद्दल. म्हणजे मला काहीतरी असं थातूरमातूर कारण सांगून त्यांनी हे केलं. पण त्याच वेळेला माझ्याही हे लक्षात आलं की आपण त्यांना ह्या ह्याच्याने विचारतोय, पण आपल्याला स्वतःलाच पालीबद्दल तितकंसं ज्ञान नाहीये. आणि हे कुठंतरी मला खटकलं. त्या ह्याच्यामुळे मी पालीच्या याच्याकडे म्हणजे पाली भाषेकडे वळायचं ठरवलं आणि मी ऍक्च्युली म्हणजे ऑनलाईनच्या ऐवजी ऑफलाईन जे भंडारी साहेब क्लास घेतात त्यावेळेला मी जॉईन होणार होतो. पण माझी नंतर इकडे बदली झाल्यामुळे जव्हार पालघरला, त्याच्यामुळे मला ते पॉसिबल झालं नाही. पण ज्यावेळेला आता मी इच्छा व्यक्त केली तेव्हा भंडारी साहेब म्हणाले की ऑनलाईन आहे, म्हणून मग मी आता इथे ऑनलाईन जॉईन केलं. नाहीतर जर माझी बदली परत तिकडे झाली असते
तर मी म्हणजे ऑफलाईन म्हणजे प्रत्यक्ष क्लासला हजर राहून मला हे शिकायचंच होतं. म्हणजे माझी तशी फार इच्छा होती की ह्याच्यामधलं जे अथांग म्हणजे वाङ्मय आहे, हे सगळं जे पालीमध्ये आहे, तर ते जर का पाली शिकलेलं असेल तर म्हणजे ते समजण्यासाठी आणि हे करण्यासाठी म्हणजे बरं पडेल आणि आपल्या याच्यामध्ये म्हणजे ज्ञानामध्ये भर पडेल आणि ते मूळ रूपातच जर का पालीमध्ये जर का शिकलो तर जास्त चांगलं असेल. म्हणजे त्या दिवशीचं छान वाक्य होतं की अनुवादात म्हणजे मध्ये चुका होऊ शकतात, पण त्यापेक्षा जर का मूळ याच्यात जर का हे केलं तर ते आपल्याला म्हणजे चांगल्या प्रकारे समजून घेईल. चांगल्या प्रकारे. थँक्यू सर. थँक्यू सर. धन्यवाद. आणखी कोणी बाकी परिचय देण्याचं? सर मी धीरज परसराम वाकोडे. मी तालुका कृषी अधिकारी म्हणून जळगाव जामोद जिल्हा बुलढाणा इथं कार्यरत आहे आणि पाली भाषा शिकण्याचा माझा उद्देश असा आहे सर की मी MA करत आहे तत्वज्ञानमध्ये, त्यामुळे बौद्ध तत्वज्ञान हा एक विषय पण त्याच्यामध्ये आहे आणि तत्वज्ञानाची गोडी बरोबरच सर मला वेगवेगळ्या लिपी भाषा ह्याचं म्हणजे समजून घेण्याचा पण आवड आहे मला. तर त्याचबरोबर आपलं आता पालीचं म्हणल्यावर एक मोठं तत्वज्ञान आहे आणि जे तत्वज्ञान जर का आपण स्वतः जर पाली शिकून जर का ते बुद्धांचं जे काही वचन आहे, त्यांचं जे काही तत्वज्ञान आहे, जे स्वतः जर आपण आत्मसात केलं तर सरांनी याच्या अगोदर सांगितल्याप्रमाणेच की अनुवादामध्ये थोडा फरक पडतो. स्वतःमध्ये जर स्वतः जाऊनच जर करून घेतलं तर नक्कीच फायद्याचं ठरेल या उद्देशानं सर मी एक क्लास जॉईन केलेला आहे. धन्यवाद. माझ्या त्या ऑलमोस्ट सगळ्यांचे परिचय झाले असतील. ठीक आहे, आपण सुरुवात करूया. सर्वांना सविनय जय भीम. माझं नाव विकास उत्तम ढवळे. मी प्रॉपर नाशिकचा आहे आणि सध्या नवी मुंबई येथे राहतो. माझं MA पाली झालेलं आहे, त्यानंतर BCom झालं आहे, त्यानंतर मी जवळपास 5 भाषा शिकलोय. त्याच पद्धतीने मला एकूण 11 लिपी येतात. तसा अभ्यास करत अजून शिकण्याचा प्रयत्न करतोय. आज आपण पाली ग्रामर पासून सुरुवात करणार आहोत, कारण की ग्रामर हे कुठल्याही भाषेमध्ये सध्या महत्वाचं आहे. कारण की ज्यावेळेस आपण कुठली एक नवीन भाषा शिकतो तर ती भाषा शिकत असताना आपल्याला त्या भाषेविषयी जाणून घेण्यासाठी आपल्याला कुठला तरी एक आधार घ्यावा लागेल, आणि त्या आधारातूनच आपण ती भाषा शिकू शकतो. माझा आवाज मध्ये काही जर प्रॉब्लेम असेल तर आवाज कमी येतोय. ओके. आणि तुमचे ऑडिओ पण ऑफ ठेवा म्हणजे आवाज क्लिअर येईल. ठीक आहे. तर त्यासाठी आपल्याला कुठल्याही भाषेचं जर ज्ञान घ्यायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला ग्रामर शिकणं जरुरी है, कारण कि आपल्याला मराठी भाषा येते, पर मराठी भाषा जब हमें कोई भी लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज आने के वक्त हमें वो लैंग्वेज कोई भी हो, हमारी जो मदर टंग है वो हमें प्रॉपरली आनी चाहिए. जब हम अच्छी तरीके से कोई भी एक भाषा बोल सकते हैं, उसके बारे में प्रॉपरली उसका ग्रामर समझ सकते हैं, तो दूसरी भाषा सीखने में हमें वो इजी जाता है. जसं की आपण बघतो की आता एखादी भाषा आहे मराठी भाषा, आता मराठी शिकण्यासाठी किंवा हिंदी, मराठी या हिंदी सीखने के लिए हमें कोई भी नए से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी. का? कारण की आपल्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये आपल्याला ह्या भाषेविषयी बोलताना लोक दिसतात. कोणी म्हणजे दोन लोकांमध्ये जे संभाषण होतं ते संभाषण आपल्याला होताना दिसतं. ते संभाषण आपण ऐकतो. ऐकल्यानंतर ते आपण काय करतो की त्याच्यावर चिंतन मनन करतो आणि मग ते आपण काय करतो की पुढे बोलत असतो. आता ज्यावेळेस ही भाषा आहे मराठी, ती शिकण्यासाठी आपल्याला नव्याने ग्रामर शिकण्याची गरज नाही पडली. का? कारण की आपल्या घरात बोलली जात होती, आपल्या परिसरात बोलली जात होती. परंतु आज आपण जी पाली भाषा शिकतोय, तर ती पाली भाषा जी आहे ती शिकताना आपण काय करावं लागेल की आपल्याला ग्रामरचा आधार घ्यावा लागेल, व्याकरणाचा आधार घ्यावा लागेल. मतलब पाली सीखने के लिए हमें ग्रामर सीखना जरूरी है. तो ग्रामर सीखने के वक्त हमें उसकी वर्णमाला भी आनी जरूरी है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो कोई भी भाषा बनती है उसके बाद उसका ग्रामर बनता है. कुठली भाषा ज्यावेळेस सगळ्यात पहिले बनते त्यानंतर त्याचं ग्रामर बनवलं जातं. ग्रामर याच्यासाठी बनवलं जातं की ती भाषा सोप्या रीतीने किती लवकर आत्मसात होऊ शकते, यासाठी आपल्याला ग्रामरची आवश्यकता आहे. मराठी शिकताना आपल्याला ग्रामर कुठे शिकलो आपण, किंवा हिंदी सीखते वक्त हमने ग्रामर कब सीखा, तो स्कूल में जाके सीखा. पर उससे पहले हमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ी.
जसे की आपण एखादं जरी वाक्य लिहिलं, ती बोलतो आणि तो बोलते, ये जो दो सेंटेंस है उसमें से दोनों करेक्ट है या गलत है? दोनों गलत है. दोनों गलत है. क्यों गलत है? क्रियापद आणि हे हा क्रियापदातलं वचन जे आहे ते सॉरी वर्ण म्हणजे लिंग जे आहे ते वेगवेगळं आहे. हे कर्ता हे आहे स्त्रीलिंगी आहे आणि क्रियापद जे आहे ते पुल्लिंगीचं आहे. ओके, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया. क्यों समझ में आ गया? क्योंकि हमें उस लँग्वेज के बारे में बताया. जी भाषा आहे, मराठी भाषेबद्दल आपण जाणतो म्हणून आपल्याला लगेच कळतं की कोणी एखादी चूक केली बोलताना, ती बोलतो होऊ नाही शकत. भाषानुसार बदल होतात. प्रत्येक भाषेनुसार वेगवेगळे नियम आहे. त्या नियमांचा आपल्याला अभ्यास करणं जरुरी आहे. आपण ग्रामर शिकत असताना मध्ये मध्ये एक एक नियम शिकणार आहोत. आपण एकसाथ सगळे नियम आधी शिकून मग नंतर पुढे जाणार नाहीये. जसजसे त्याची उदाहरणं येतील तसं आपण ते ग्रामरचे नियम शिकणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले बघितलं गेलं तर आपल्याला काय की इथे कळतं की जर कर्ता इथे काय आहे की पुल्लिंगी आहे, तर क्रियापद पण काय पाहिजे पुल्लिंगीमध्ये पाहिजे. म्हणजे हे मराठी भाषानुसार झालं. पण पालीमध्ये आपण ज्यावेळेस आपण बघतो, पाली भाषा में आपण जब देखते हैं तो हमें लिंग कोई भी हो, कर्ता कोई भी हो, पर उसका क्रियापद समान रहता है. क्रियापद एक ही रहेगा. जैसे कि हमने गच्छति, अभी गच्छति के लिए कोई भी यहाँ पे अगर क्रियापद हो, कर्ता हो, जैसे कि तो गच्छति, उसके बाद सा गच्छति, यहाँ पे दोनों भी अलग अलग है. तो मतलब क्या होता है कि तो का अर्थ होता है तो, मतलब ये क्या कौन सा शब्द है? तो ये पुल्लिंगी शब्द है. तो तो के लिए भी हम क्या करते हैं? गच्छति लिखते हैं. और सा मतलब ये स्त्रीलिंगी शब्द है. कर्ता स्त्रीलिंगी है, पर उसका जो क्रियापद आया है वो क्रियापद भी कौन से इसमें? तो एक ही इसमें गच्छति. दोनों के लिए हम एक ही क्रियापद यूज करते हैं. पर अलग अलग जब भाषा हम सीखते हैं, जैसे कि हिंदी हो या मराठी हो, उस भाषा में हमें क्रियापद चेंज मिलता है. जैसे याच्या पहिले आपण जे उदाहरण बघितलं, तो बोलतो, आपण मराठीत काय म्हणतो? तो बोलतो. तो बोलती नाही म्हणत, ती बोलते, त्या बोलतात. तर हा जो बदल आहे हा कशातून कळतो आपल्याला? त्या भाषेच्या ग्रामर वरून कळतो. तर त्यासाठी आपल्याला व्याकरण जरुरी आहे. पण व्याकरण शिकताना आपल्याला प्रथमतः भाषा आणि लिपीमधला फरक कळला पाहिजे. कारण की कुठली एक भाषा आहे, त्या भाषेला एक विशिष्ट अशी लिपी आहे. त्या लिपीच्या आधारेच आपण काय करतो की ती भाषा योग्य प्रकारे शिकू शकतो. कारण की जसं की मी तुमच्याशी बोलतोय, तर तुमच्याशी बोलताना मी दोन भाषांचा उपयोग करणार आहे, एक तर मराठी, हिंदी. ये दोनों भाषा का हम क्या करेंगे? माध्यम जो हम पाली सीखने के लिए करेंगे. हम नई भाषा सीख रहे पाली, तो पाली सीखने के लिए हम कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं? मराठी और हिंदी. मराठी और हिंदी. मराठी हिंदी सीखने के लिए आपको मराठी हिंदी को अच्छी तरीके से आती है, इसलिए हम उस भाषा का यूज मतलब माध्यम लेके हम पाली सीखने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें भाषा और लिपि का डिफरेंस पता होना चाहिए. जैसे कि मराठी भाषा में कितने मूल अक्षर है? वर्णमाला में कितने मूल अक्षर है? कौन बताएगा? 48. और हिंदी में? हिंदी भाषिक भी है. हिंदी में कितने हैं? 41. हिंदी में 41 है. जो हिंदी भाषा से रिलेटेड है और जिन्होंने हिंदी पढ़ा हुआ है, कितने हैं? 35 व्यंजन, 13 स्वर. 35 व्यंजन टोटल मिला के व्यंजन. कितने? 53. 53. ओके, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे क्या गलत है क्या नहीं. ठीक है सर. ठीक है, अभी इसमें हम देखते हैं कि कितने स्वर मिलते हैं हमें. मराठी में कितने स्वर हैं? सभी ने मराठी
सगळ्यांनी मराठी भाषेचा अभ्यास केलेला आहे. 12 मराठी ऑडिओ तुमचा ऑफ ठेवा. ज्यावेळेस बोलायचं असेल त्यावेळेस ऑडिओ ऑन ठेवा आणि एखादा व्यक्ती बोलत असेल तर त्यावेळेस बाकीच्यांनी ऑडिओ ऑफ ठेवा. त्यांचं बोलून झाल्यानंतर मग ऑन करून तुम्ही बोलू शकता. ठीक है. तो हमें मराठी में 12 स्वर मिलते हैं. हिंदी में कितने स्वर है? 13 सर. 13. ठीक है. 13 और 12 हर भाषा में अलग है. जैसे कि हमें पाली भाषा में कितने स्वर मिलते हैं? पाली में 8 है. 8 स्वर है. पाली भाषा में हमें 8. ऑफ कीजिए. बोलने के बाद अपना ऑडियो ऑफ करने भूलिए मत. ठीक है. पाली भाषा में हमें कितने स्वर मिलते हैं? 8 स्वर मिलते हैं. इस 8 स्वर के आधार पे ही हमें पूरा ग्रामर सीखना है. क्यों इस 8 स्वर के आधार पे सीखना है? क्योंकि आगे जाके हम अलग अलग चीजें सीखेंगे. जैसे कि हमें विभक्ति सीखनी है. ठीक है. अभी ये विभक्ति जो है वो विभक्ति अलग अलग तरीके से लगती है. क्योंकि जैसे कि कोई अगर ये 10 दिन के अनुवाद जो शाला थी, अनुवाद करने की जो हमारी कार्यशाला थी, उसमें अगर हमने देखा होगा था हम विभक्ति सिर्फ किसके लिए लगाते थे? विभक्ति किसको लगाते हैं हम? नाउन को लगाते, नाम को. हाँ, विभक्ती आपण कशाला लावतो तर नामाला लावत असतो. पण ज्यावेळेस आपण हळूहळू ग्रामर मध्ये पुढे जाऊ, कारण की आपण आता बेसिक शिकतोय, बेसिक मधून ज्यावेळेस आपण हळूहळू पुढे जाऊ तर पुढे जाऊन आपण ही जी विभक्ती आहे ती केवळ नामाला तर लागते, पण नामाबरोबर विभक्ती आपण क्रियापदांना पण लावत असतो. हे फक्त समजून घ्या. तो कसा लावतो आपण क्रियापदांना विभक्तीचे प्रत्यय वगैरे ते आपण हळूहळू पुढे ज्यावेळेस जाऊ ग्रामर मध्ये, ऍडव्हान्स मध्ये दिसतो त्यावेळेस आपण बघूया की क्रियापदांना पण विभक्तीचे प्रत्यय लागत असतात. तर ते आपण आताचा पाठ नाही. तर त्यासाठी आपल्याला हे 8 स्वर महत्वाचे आहेत. कारण या 8 स्वरांवरच आपल्याला पुढचं ग्रामर शिकायचं है. किसी का ऑडियो ऑन है, कृपया इस पे ध्यान दीजिए. तो उसके लिए हमें इस 8 स्वर पे ध्यान देना है. ये 8 स्वर के आधार पे ही हम आगे का पूरा विभक्ति वाला जो चार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं. तो उसके ऊपर ही हमें आगे के जो सेंटेंस है वो बनेंगे. ठीक है. हो गया स्वर के बारे में. जैसे कि हमने देखा कि ये जो भाषा है, जैसे कि पाली भाषा में हमें 41 वर्णमाला मिलती है. वर्णमाला उसमें क्या है? 8 स्वर है और 32 व्यंजन. कहीं ग्रामर के बुक में आपको 33 व्यंजन मिलेंगे क्योंकि उन्होंने निगहित को अलग से नहीं लिखा हुआ है. ठीक है. और इसमें एक जो है वो है निगहित. निगहित को हम मराठी में क्या कहते हैं? अनुनासिक. हिंदी और मराठी में हम अनुनासिक कहते हैं. निगहित. अनुनासिक का मतलब ये होता है कि जिसका उच्चारण करते वक्त हमें नाक का आधार लेना होता है. मतलब हमारे नासिका से वो साउंड निकलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? निगहित. तो ऐसे टोटल कितने अक्षर है वर्णमाला में? हमें 41 अक्षर मिळते हैं. ही जी 41 वर्णमालेतील अक्षर आहे त्या 41 वर्णमालेतील अक्षरांना आपण त्यांच्या उच्चारणानुसार वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये विभागला आहे. तर ते वेगवेगळे वर्ग कोणते, ते अशाच प्रकारे का उच्चारण केलं जातं ते पण आपण पुढे बघणार आहोत. ठीक आहे. तर हे झालं ग्रामरचं बेसिक की वर्णमाला विषय. वर्णमाला आपण नंतर बघणारच आहोत. आणि ह्या वर्णमाला बघत असताना ये जो वर्णमाला हम सीखने वाले हैं उसके साथ साथ हम रोमन लिपि का भी देखेंगे. रोमन लिपि भी हम सीखेंगे उसके साथ साथ. रोमन लिपि सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी जो डिक्शनरी है जो हमें क्या मिलती है? रोमन में मिलती है, इंग्लिश भाषा में मिलती है. ठीक है. रोमन लिपि में और इंग्लिश भाषा में मिलती है. इसमें हम साथ साथ में वर्णमाला सीखते हैं. हम रोमन लिपि भी सीखने वाले हैं क्योंकि उसके आधार पर ही हम जो हमें पाली के जो शब्द हैं उनको हम डिक्शनरी में इजीली ढूंढ पाएंगे. आपण चांगल्या प्रकारे शोधू शकतो डिक्शनरी मध्ये. त्यासाठी आपल्याला रोमन लिपी पण शिकणं जरुरी आहे. ठीक आहे. आता ही जी भाषा आहे प्रत्येक भाषेला एक उगम असतो. ठीक आहे. तर प्रत्येक भाषेचं बघितलेलं तर सरांनी जसं लेक्चर मध्ये सांगितलं ते तुम्हाला की छांदस मधून काय झालंय
की छांदस भाषेमधून आपल्याला 3 भाषांचा उगम झालेला दिसतो. संस्कृत, पाली आणि प्राकृत. ठीक आहे. पहिली छांदस होती, छांदस मधून हे 3 भाषांचा उगम झालेला आपल्याला दिसतो आणि तिन्ही भाषांचं ग्रामर हे वेगळं आहे. जरी दिसायला आपल्याला संस्कृत, पाली आपल्याला वाचताना एकसारखी वाटते, पण त्यांचे ग्रामर वेगळं आहे, त्यांचं उच्चारण करण्याची पद्धत वेगळी आहे. मग त्यासाठी आपल्याला त्या भाषेचे नियम माहिती असणं जरुरी आहे. जसे की आपण एखादा शब्द घेतला, अभी इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? बुद्धम बुद्धम बुद्धं और कोई? बुद्धं ठीक है. तो हम देखते हैं कि इसका उच्चारण आप में कैसे करते हैं? बुद्धम. म का उच्चारण होता है. पर आप जब पाली भाषा के नियम देखेंगे, पाली भाषा मध्ये ज्यावेळेस आपण उच्चारण करतो तर हा जो वर्ग अनुनासिक आहे ते अनुनासिक असल्यामुळे त्याचं उच्चारण हा हे कशातून आलं पाहिजे? नाकातून आलं पाहिजे, म्हणजे नासिकेतून आलं पाहिजे, निघतही. त्याचं उच्चारण बुद्धम. न चा उच्चार झाला पाहिजे, म चा नाही. दोन्ही होठ एकमेकांना टच होता कामा नये. तर हे पाल्यानुसार आपल्याला उच्चारण पण लक्ष द्यायचं आहे. ठीक है. तो उच्चारण करताना म चा उच्चार झाला नहीं पाहिजे. तो उससे पहले ये तो हो गया उच्चारण के बारे में. तो हमें पहले हम क्या करेंगे कि एक एक तरीके से हम पहले उसकी वर्णमाला सीखते हैं, फिर वर्णमाला से आगे जाएंगे. सबसे पहले हम सीखेंगे 8 स्वर. इन 8 स्वरों में सबसे पहले आता है अ, के बाद आ, ई, उ, और ए और ओ. टोटल कितने स्वर हो गए? 8 स्वर हो गए. अब इस 8 स्वरों को भी हमें ध्यान में रखना है. ये 8 स्वरों का उच्चारण करते वक्त हमें ह्रस्व दीर्घ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ पाली सीखनी नहीं, तो उसका उच्चारण भी हमें सही तरीके से करना है. इसके लिए हमें इस पे भी ध्यान देना है, ह्रस्व और दीर्घ के ऊपर. अभी ये जो 8 स्वर है, इन 8 स्वरों में जो पहले 3 है, प, द, ई और उ, इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं. कौन से स्वर? ह्रस्व स्वर. ये कौन से स्वर है? ह्रस्व स्वर है. अ, ई और उ. उसके बाद जो नीचे वाले हैं दीर्घ वाले, इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं. ये दीर्घ स्वर है. आ, ई और उ, ये तीनों भी कौन से? दीर्घ स्वर है. और लास्ट में जो दो स्वर आते हैं ए और ओ, ए और ओ जो स्वर है इनको हम दीर्घ करके ही पाली में यूज करते हैं. इनका सबसे ज्यादा यूज दीर्घ करके ही होता है, क्योंकि दीर्घ स्वरों में गिने जाते हैं. जैसे कि अगर कोई शब्द हो तो उसको हमें जो डिस्कनेक्ट हो गया था. ठीक है. अभी ये जो दीर्घ स्वर है, उस दीर्घ स्वर को हमें कैसे तरीके से करना है वो ये हम देखेंगे आगे. ठीक है. उसके बाद जो दो दो स्वर आते हैं अ और आ, ई और ई, उ और उ, इनको समान स्वर भी कहते हैं. इनको क्या कहते हैं? समान स्वर. उनका उच्चारण एक तरीके से होता है, इसमें हम उसे समान स्वर भी कहते हैं. तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, तो उनका उच्चारण उस तरीके से करना जरूरी है. ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और समान स्वर. क्योंकि अ, आ, इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उच्चारण करते वक्त हम ह्रस्व या दीर्घ करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है. जैसे कि हमने ए और ओ के बारे में देखा, ए और ओ. अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनको दीर्घ स्वर करके ही हमें उनका यूज पाली में करना है. तो जैसे कि अगर हमें गौतम लिखना है, गौतम, तो गौतम का क्या बनेगा? गौतम. इस गौतम का क्या बनेगा? गौतम.
तो इस तरीके से हमें इसका चेंजेस हमें मिलेगा। ये चेंजेस हमें पाली में करने हैं क्योंकि हमें 8 ही स्वर मिलते हैं, इसलिए हमें इस तरीके से परिवर्तन करना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद हम आगे देखेंगे इसके व्यंजन। 8 स्वर हो गए, 8 स्वरों के बाद आएगा व्यंजन। अभी व्यंजन को जो है, व्यंजनों को हमें उसके उच्चारण के अनुसार अलग अलग इसमें हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि क वर्ग, सबसे पहले हम देखेंगे क वर्ग। वर्ग मीन्स क्या? वर्ग। पाली में हम वर्ग कहते हैं और हिंदी और मराठी में हम वर्ग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि पाली भाषा में हमें आधा र नहीं मिलता है। जैसे कि हमने कर्म लिखा, कर्म का क्या बनेगा? कम। धर्म लिखा, धर्म का क्या बनेगा? धम्म। अभी ये आधा र नहीं लिखते, पर आधा र ना लिखने की जगह हम कैसे किस तरीके से कहते हैं कि जैसे कि जो लास्ट वाला शब्द है उसको हम डबल करते हैं। जैसे कि वर्ग, वर्ग को हम क्या कहेंगे? वर्ग। इस तरीके से परिवर्तन हमें मिलता है क्योंकि पाली में हमें आधा र नहीं मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ पाली भाषा में हमें हलन शब्द नहीं मिलते। हलन शब्द, ठीक आहे, ज्याला आपण पाय मोडणं म्हणतो शब्दांचं, ते हलन शब्द आपल्याला पाली भाषेमध्ये देखा तो क वर्ग में हमें 5 अक्षर मिलते हैं। सबसे पहला क, ख, ग, घ और ञ। अभी ये जो शब्द है, जब तक इनमें स्वर ऐड नहीं होता, हम जैसे कि व्यंजन, व्यंजन की व्याख्या क्या कर सकते हैं हम? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन हम जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। बराबर। जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का नहीं बोल सकते, मतलब जिनका उच्चारण, जिन अक्षरों का उच्चारण हम स्वर के सहायता से करते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि सभी व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर का आधार लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक इस क में हम अ ऐड नहीं करेंगे तब तक ये पूरा क नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हमें उसके स्वर ऐड करना जरूरी है। जैसे कि क प्लस अ बनेगा क, बराबर। उसके बाद अगर जब तक हम इसमें कोई भी स्वर ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि हमने की स्वर ऐड किया तो ये की बनेगा। जब तक उसमें स्वर ऐड नहीं होगा तब तक हम उसका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें व्यंजनों में स्वर का उच्चारण करना जरूरी है और पाली में हम हलंत शब्द नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क वर्ग। क वर्ग को क्या कहते हैं हम? क वर्ग का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, उसमें कौन सी तरीके से शब्द मिलते हैं हमें? उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? कंठव्य, जिसका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है, उसे हम क वर्ग, मतलब कंठव्य जो है, कंठव्य में हमें क वर्ग के शब्द मिलते हैं। जैसे कि हमने क वगैरह देखा, तो उसमें अगर हम देखेंगे क, ख, ग और घ, इसमें भी हमें 3 पाठ करना जरूरी है। जैसे कि ये जो 2 हो गए और लास्ट वाला ये वाला। ठीक है, उसमें देखा जाए तो क वर्ग जो है, क वर्ग में पहला जो अक्षर है क, ये हमें ह्रस्व में मिलता है, ह्रस्व दीर्घ। ठीक है, इसका उच्चारण करते वक्त हमें ह्रस्व दीर्घ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि क का उच्चारण करते वक्त हमें ज्यादा इस पे जोर देना जरूरी नहीं है, लेकिन ख का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम थोड़ा ज्यादा जोर देते हैं। जैसे कि हमने अनुवाद में भी देखा था, जैसे कि अगर आप अपना हाथ सामने रख के उच्चारण करेंगे हर एक अक्षर का, तो आपको वो फर्क समझ में आएगा ह्रस्व और दीर्घ के बारे में। जैसे कि क, ख, ग, घ, तो दोनों में आपको फर्क समझ में आएगा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो और ख का उच्चारण कर रहे हैं और हाथ सामने रखते, तो क्या डिफरेंस क्या महसूस हुआ आपको?
दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? उच्चारण करके देखिए। ज्यादा जोर लगता है सर ख को उच्चारण करते समय। हाँ, पर उस वक्त आपके हाथ को क्या महसूस हो रहा है? हवा लागते सर, श्वास लागतो. आप देखोगे कि जब हम क का उच्चारण करते हैं तो हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और हम अगर हाथ सामने रख के करें, हमारी मुख से जो हवा निकल रही है वो हमारे हाथ को टच नहीं होती। लेकिन ख का उच्चारण करते वक्त हमें ज्यादा जोर देना, हमारे मुख से जो हवा निकल रही है वो हमारे हाथ को टच हो रही है। तो ये डिफरेंस है उसमें। अगर देखा जाए तो इस तरीके से हमें उच्चारण अगर हम करेंगे ह्रस्व दीर्घ की तरह, तो हमारे उच्चारण भी सही तरीके से होंगे, और उसमें जो लयबद्धता आती है, मतलब जैसे म्यूजिक की तरह जो लयबद्धता आती है उच्चारण करते हो, वो अच्छी तरीके से आएगी। उसके बाद जो लास्ट वाला अक्षर है इसको हम निगृहित में देखते हैं, मतलब याचं विभाजन जे आहे ते निगृहितात होतं, क्योंकि इसका उच्चारण करते वक्त हमें क वर्ग मतलब कंठव्य का तो हम कंठ का तो सहाय लेते हैं, उसके साथ साथ हम निगृहित मीन्स नाक, उसका उच्चारण हम क्या करते हैं कि नाक के द्वारा भी करते हैं, इसलिए इन दोनों को मिला के इसको निगृहित में डाला गया है। तो इसलिए हमें उच्चारण के हिसाब से हमें क वर्ग को विभाजित किया है, ये जो अक्षर है व्यंजन उनको विभाजित किया गया है। तो ये ध्यान हमें रखना है। क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा? च वर्ग। उसमें च, छ, ज, ज और न्य। जैसे कि ये त्र नहीं है, उसका उच्चारण हमें कहाँ पे मिलेगा? जैसे कि आप शब्द लिखते हैं, अगर आप जब पाली पढ़ोगे तो उसमें आपको पैया शब्द मिलेगा। पैया मीन्स क्या? प्रज्ञा। तो पैया लिखते वक्त हमें इस शब्द का उच्चारण हम देखेंगे, और अलग अलग शब्द है, जैसे कि हम विभक्ति जब सीखेंगे तो विभक्ति में हम पंचमी विभक्ति लिखते हैं, पंचमी। तो इस तरीके से हमें इसका उच्चारण करना है यह शब्द का। इसमें भी सेम है, ह्रस्व दीर्घ और लास्ट वाला जो अक्षर है वो हमें निगृहित में मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमें च वर्ग देखा। ये आपको थोड़ी बात बताई है, फिर भी हम पूरा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें उसके बाद सर ह्या एक मिनिट, याचा उच्चार काय करायचा प्रज्ञाचा? पैया। पैया. हाँ, य का उच्चार होना चाहिए। त्याचं उच्चारण करताना आपल्याला नाकाचा पण वापर करायचा है। पैया. हाँ, पैया। ठीक है, च वर्ग के बाद आएगा, नेक्स्ट आएगा च के बाद कौन सा वर्ग आएगा? च के बाद कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग। ट, ढ और न। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका उच्चारण भी करना जरूरी है। ठीक है, इसमें भी हमें ह्रस्व दीर्घ और लास्ट वाला जो अक्षर है न वो निगृहित में आएंगे। ऑडियो ऑफ कीजिए। ठीक है, त वर्ग के बाद जो हम आगे वाला अक्षर देखेंगे वो है त वर्ग। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है त वर्ग। त वर्ग में भी हम देखते हैं त, थ, द, ध और न। इसको भी अलग अलग विभाजन करना है, ह्रस्व दीर्घ और एक। ठीक है, जो क्या स वर्ग। स वर्ग के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा वर्ग है? तो अगले वाला वर्ग है प वर्ग। प, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, प, फ, ब, भ, म निगृहित। इस पे भी हम तीन तरीके से हम विभाजन कर सकते हैं, ह्रस्व दीर्घ,
रस्व दीर्घ और निकल। इस तरीके से हमने 5 वर्ग देखे। उसके बाद जो लास्ट वाला वर्ग जो आता है वो है सम्मिश्र वर्ग। सम्मिश्र वर्ग उसको क्यों कहा गया है कि कभी कभी इसका उच्चारण करते वक्त हमें दो अलग अलग इसका आधार लेना पड़ता है, इसलिए हमें उसको सम्मिश्र वर्ग कहा है। ठीक है, जैसे कि कंठ, तालव्य, इस तरीके से हम मिक्स भी उसका उच्चारण करते हैं, इसलिए हम उसको सम्मिश्र वर्ग कहते हैं। सम्मिश्र वर्ग, ठीक है। उसमें आते हैं य, र, ल, व और स, ह और ळ। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि पाली भाषा में हमें ये दोनों जो श है, शाम वाला श और षटकोण वाला श, ये दोनों हमें पाली भाषा में नहीं मिलते। ठीक है, इसके लिए हम उसका परिवर्तन किसमें बन जाता है, तो स में होता है। तो याचं परिवर्तन जे आहे श आणि श चं परिवर्तन स मध्ये करतो। जसं की जर आपण एखादं नाव लिहिलं, श्याम लिहिलं, ठीक आहे, आपण एखादं नाव लिहिलं श्याम, तो शाम का क्या बनेगा, साम। ठीक है, उसके बाद हम जो अगला अक्षर अगर कोई देखें तो संतोष लिखना है हमें, संतोष। तो इसका किस तरीके से लिखेंगे हम, किस तरीके से लिखेंगे बताइए। संतोष। हाँ, क्या लिखेंगे, पहले स लिखेंगे, फिर न को त जोड़ेंगे। न को तो क्यों जोड़ा है, तो स। न को तो क्यों जोड़ा हमने, मराठी के हिसाब से भी देखिए, मतलब हा स्वर नाहीये आपल्या इथे। हा स्वर आहे, अनुनासिक मध्ये आहे, पण जिस वक्त हम परिवर्तन करते, क्योंकि हम हलंत शब्द नहीं लिखते, तो जब हम संतोष लिखना है, क्योंकि देखा जाए तो अनुनासिक है, अनुनासिक के बाद में कौन सा अक्षर आ रहा है, कौन सा व्यंजन है, अनुनासिक के बाद में कौन सा व्यंजन आ रहा है, तो जो व्यंजन है कौन से वर्ग में, वर्ग में, बराबर। और स वर्ग का जो अनुनासिक है, न, अनुनासिक कौन सा है, न है, इसलिए हमने उसका परिवर्तन यहाँ पे न में किया। समझ में आया अभी। ओके ओके सर। इस तरीके से परिवर्तन होता है। जैसे कि और एक शब्द लेते हैं, कोई और एक कोई शब्द आपके ख्याल में हो तो बताइए। जैसे कि संघ शब्द लेते हैं, मराठी में हम संघ इस तरीके से लिखते हैं, मराठी और हिंदी में। अभी इस संघ को हम पाली में लिखना है, तो पाली में किस तरीके से लिखेंगे, पहले हमने क्या लिखा, स लिखा। ठीक है, स के बाद किस तरीके से आगे परिवर्तन होगा, ये तो अनुनासिक आ गया, इसका परिवर्तन कैसे होगा, क वर्ग के अंत में न्य आता है। बराबर, क वर्ग के अंत, ये क वर्ग का शब्द है, क्योंकि अनुनासिक के बाद जो अक्षर आया कौन सा है, घ है, तो कौन से वर्ग में, क वर्ग। हाँ, और क वर्ग का जो अंतिम अनुनासिक है, अनुनासिक कौन सा उसमें, वांग्मय वाला। संघ। ठीक है, और कोई एक उदाहरण लेते हैं, और कोई उदाहरण बताइए, आप में से कोई बताइए, ऐसा कोई उदाहरण हो। जैसे कि यही शब्द लेते हैं, पुल्लिंग, बराबर। अभी इसको ही हम शब्द कैसे लिखेंगे, पहले हमने वो, अभी अनुनासिक है, उस अनुनासिक का परिवर्तन कैसे होगा,
ग में होगा। बराबर, क्योंकि ग अक्षर कौन से वर्ग में? क वर्ग में। क वर्ग में। और क वर्ग में जो अनुनासिक आता है वो कौन सा है? अंग वाला। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क वर्ग का अनुनासिक लिया। इसलिए हमें जो हम वर्णमाला सीख रहे हैं, वर्णमाला में जो अक्षर है उनको विभाजित इसलिए अलग तरीके से किया है क्योंकि हमें जब जो पाली और मराठी और हिंदी में हम जब शब्द लिखते हैं, उनका हम जब पाली में शब्द लिखते हैं तो उस वक्त जो परिवर्तन होता है वो हमें याद रखने के लिए, जैसे कि हमने क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग के बाद प वर्ग। ठीक है, ये जो वर्ग है, इन वर्गों का हम लास्ट वाला जो अक्षर है, हर वर्ग में एक लास्ट वाला अक्षर होता है, वो कौन सा है? जो तो में कौन सा आएगा? न, न और म। ये जो लास्ट वाले अक्षर जो है, वो लास्ट वाले अक्षर जो है उनका, इनको हम किस कैटेगरी में लेते हैं? तो इसको हम निगईत में गिनते हैं। निगईत याचं विभाजन कशात होतं? तर निगईतामध्ये होत असतं। तर निगईता बरोबर इसका उच्चारण करते वक्त हमें जिस वर्ग में, जैसे कि क वर्ग और प्लस निगईत, इन दोनों का आधार लेके ही हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि पैया, य उच्चारांचं लास्ट जो अक्षर आहे त्याचं उच्चारण कशातून होते? ते नाकातून होते। तर त्याच्याबरोबर आपण च वर्गाचं जे उच्चारण होते त्याचा पण आधार आपण घेतो। जैसे कि न आणि न दोनों का उच्चारण करते वक्त हमें थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। किस तरीके से डिफरेंस है? जैसे कि ट वर्ग का जो आधार लेते हैं हम, ट वर्ग कौन से इसमें आता है? जैसे कि ट वर्ग कंठ में, तो ट वर्ग कौन से इसमें है? दंत। दंत। दंत सही है। क वर्ग कंठव्य। कंठव्य। च वर्ग तालुव्य। 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 और तालुव्य। उसके बाद ट वर्ग मुग्धज। मुग्धज। त दंत दंतज। हाँ, आणि प ओठज। सही है। इस तरीके से उसका उच्चारण है। तो इस तरीके से वो उच्चारण तो हमें करना है न का, पर उसके साथ साथ हमें निगईत का भी यूज उसमें करना है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, क्योंकि अभी हमने जो परिवर्तन देखा कि संघ शब्द लिखते हैं तो उस वक्त इसका आधार हमें लेना है कि वो जो अनुनासिक आता है तो जिस वर्ग से आगे वाला जो शब्द है जिस वर्ग में है उस वर्ग के आधार पर उसमें जो अनुनासिक है उसका हमें उस शब्द में लिखना है। जैसे कि हमने संघ लिखा था। ठीक है, और लास्ट में ये व्यंजन के लास्ट में जो आता है वो है निगईत। निगईत मीन्स अनुनासिक। निगईत को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक और अनुस्वर अलग। ठीक है, अनुनासिक। अभी यहाँ पे हम सिर्फ इस अनुनासिक के बारे में सोचेंगे। जब हमें उसका उच्चारण करना है तब हम इसमें अ लिखेंगे। ये जो हम शब्द अक्षर लिखेंगे वो अलग है, पर मेन जो है वो अनुनासिक है। तो इस अनुनासिक को हमें याद रखना है। पाली में हमें एक ही अनुनासिक मिलता है। ठीक है, अंक करके। इस तरीके से हमने 41 अक्षर देखे। अभी इन 41 अक्षरों को हम रोमन में लिखेंगे, क्योंकि रोमन सीखना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। इसलिए हम रोमन अक्षरों को भी देखेंगे। उसमें हमने जो स्वर है, सबसे पहले हम 8 स्वर देखेंगे रोमन में। 8 स्वर, क्योंकि हमें पाली के हिसाब से जाना है तो हम उतने ही अक्षरों के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, पाली में जैसे आता है अ, आ, ई। ठीक है, अ लिखते हैं हम। इसमें हमें कोई चिन्ह होते हैं, कोई साइन होते हैं, उनको हमें याद में रखना है, क्योंकि उसके आधार पे ही हम क्या करेंगे कि पाली के शब्द को हम ढूंढ पाएंगे अलग अलग डिक्शनरी में। ठीक है, अ लिखा। अब जब हम आ की मात्रा देते हैं, अ क्या हो गया? हमने पहले भी देखा है। अ कौन सा अक्षर है?
रस्व, बराबर। और आ कौन सा अक्षर है? दीर्घ। रस्व और दीर्घ। जब हमें आ लिखना है, आ को हमें दीर्घ करना है, तो दीर्घ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अक्षर है उस अक्षर के ऊपर क्या कहते हैं, टेढ़ी लाईन देते हैं, ठीक आहे। एक आडवी रेष आपण त्या अक्षराच्या वरती लिहित असतो। टॉप ऑफ द लेटर हम क्या करते हैं, एक लाइन देते हैं, ये हो गया दीर्घ करने के लिए। आ का दीर्घ हो गया, इससे अब इसको जरूरी नहीं है ऑडियो, किसी का ऑडियो है, इसको जरूरी नहीं है वापरायचे पाण्याचे ऑडियो नीरज जी आपका ऑडियो है? नीरज जी आपका ऑडियो ऑन है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। म्यूट करत आलं तर करा सर्वांनी। तेवढे मोठे शहर नाहीत ना आपले, त्याचे घेतले असते। धीरज वाकोडे तुमचा ऑडिओ ऑन आहे। कृपया क्लास चालू जब होता है तब अपने ऑडियो और वीडियो पे भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस रस्व दीर्घ के बारे में भी हमें देखना है। तो हम इसको स्मॉल लिपि में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी है कि हमें स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। ये रस्व दीर्घ हो गया। उसके साथ साथ हम आगे भी आ हो गया, उसके बाद ई, इसको भी हम ई, सॉरी ये रस्व हो गया। दीर्घ करने के लिए हमने क्या किया, उसी अक्षर के ऊपर हमने एक और एक लाइन ऐड कर दी। आपण काय केलं की दीर्घ करण्यासाठी फक्त थोडक्यात लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्हाला दीर्घ करायचं असेल, दीर्घ जब करना है तो जो अक्षर है उसके ऊपर हमें एक लाइन देनी है, ठीक है। यही हमें रोमन में याद रखना है, ज्यादा सिर्फ समझ लेना है क्या करना है रस्व और दीर्घ करते वक्त। रस्व और दीर्घ, उसके साथ साथ आगे जो है इसके बाद आएगा उ, इसमें रस्व और दीर्घ। अभी दीर्घ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन देंगे टॉप ऑफ द लेटर उ, क्योंकि आपने जो मोबाइल में अगर एंड्रॉइड डिक्शनरी डाउनलोड की हुई हो तो उसमें आपको इसका यूज होगा रोमन का शब्द समझने के लिए। वो जो शब्द है वो कौन सा है, इसका उच्चारण किस तरीके से करना है, कहाँ पे दीर्घ होना है, कहाँ पे रस्व है, ये इसके बारे में आपको रोमन लिपि के बाद ही पता चलेगी। ठीक है। उसके बाद ए और ओ, वो हो गया। उसके बाद ए और ओ, ए और ओ, ये दोनों भी दीर्घ है, तो इसके लिए हम अलग से कुछ अक्षर ऐड नहीं करेंगे, अलग से कोई लाइन ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें 8 स्वर मिलते हैं रस्व और दीर्घ के। ठीक है, ये हो गया हमारे 8 स्वर रोमन लिपि में 8 स्वर हो गए। उसके बाद हम व्यंजन देखेंगे कॉन्सोनेंट, इसमें जब तक व्यंजनों में हम स्वर ऐड नहीं करेंगे
सप्तक व पूरा व्यंजन व्यंजनों में स्वर भी ऐड करना है। जब हम रोमन लिपि में लिखते हैं, जैसे कि क लिख रहे हैं, क प्लस अ, फिर वो बनेगा क। हमने अ स्वर उसमें ऐड किया है। अगर उसको हमने क को अ अगर लगाया नहीं, ए अगर लगाया नहीं है, तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा? हलंत शब्द हो जाएगा, मतलब आधा क बनेगा, पूरा क नहीं होगा। जोपर्यंत तुम्ही स्वर ऐड करत नाही तोपर्यंत तो आधा है। ठीक है, इस तरीके से हम क वर्ग को लिखते हैं। क ख क ख के बाद आएगा ग और घ। लास्ट वाला जो अक्षर है हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ पहले जो हर एक वर्ग के 4 अक्षर है वो देखेंगे। लास्ट वाला जो अक्षर आता है हर वर्ग में जो विग्रहित का है वो हम लास्ट में देखेंगे। ग घ बोर्ड पे सही तरीके से दिखा है ना? बोर्ड मतलब दिखने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन सा वर्ग है? च वर्ग। च वर्ग च छ च छ। आज तक हम क्या कर रहे थे? च लिखते वक्त ch यूज कर रहे थे, पर अभी हमें च याद रखना है। रोमन में हमें CAE लिखते हैं। च छ च छ ज और ज। उसके बाद ज के बाद कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग। ट वर्ग। ट ठ ड ढ। ठ ठ ड ढ। ठीक है, ट वर्ग में हम क्या करते हैं? ट वर्ग में हम एक डॉट ऐड करेंगे। ट वर्ग में हम क्या करते हैं? एक डॉट ऐड करते हैं। जो अक्षर है उसका जो पहला अक्षर है, जैसे कि ट वर्ग का टी जो है उसके नीचे हमें एक डॉट ऐड करना है। तो ये याद रखना है। ये जो साइन है, जैसे कि हमने दीर्घ करने के लिए जो अक्षर है उसके ऊपर एक आडी लाईन दी आहे, वरती एक आपण आडवी रेष मारली आहे, ते त्यानंतर इथे एक डॉट दिला आहे, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं। हो गया ट वर्ग। ट वर्ग के बाद नेक्स्ट वर्ग जो है वो कौन सा है? तो वर्ग तो ट वर्ग। अभी हमें ट वर्ग जब हम लिखते हैं ट थ द ध,
स वर्ग लिखते हो हमें यही लिखना है कि उसके नीचे डॉट में आएगी। स वर्ग लिखते हो हमें सेम लिखना है, ठीक, नीचे डॉट नहीं आएगा। वो डॉट की वजह से आपको समझ में आएगी कि वो कौन सा वर्ग है। अगर स के ए जब लिखा है तो इसके नीचे अगर डॉट आए तो वो ट बन जाएगा, ट नहीं रहेगा। तो ये हमें याद रखना है, ट वर्ग और स वर्ग। ठीक है, इसके बाद आगे जाते हैं। ट वर्ग अगर हो चुका है तो आगे लिखेंगे प वर्ग। प फ ब भ प फ ब भ। प फ ब भ। ठीक है, प फ ब भ ये हो गया 3 वर्गों तक। अभी हम आगे के शब्द देखेंगे जो सम्मिश्र वर्ग में आते हैं। लास्ट वाले हम लास्ट में देखने वाले हैं। उसमें आएगा य र ल व य र ल व। य र ल व। य र ल व। ठीक है, इसके बाद स फ स फ और उसके बाद जो शब्द आता है वो हम लिखेंगे ळ, जो हमें हिंदी में नहीं मिलता है पर पाली में मिलता है। मराठी में हमें ळ मिलता है, हिंदी भाषा में हमें ळ मिलता नहीं है। ठीक है, इसको भी हमें इस तरीके से लिखना है कि ल के नीचे क्या आएगा, डॉट आएगा। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है ल और ळ में। ळ और ल में ये डिफरेंस हमें याद रखना है। दोनों भी बोर्ड पे लिखे हुए, ल भी लिखा है और ळ भी। इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक डॉट का डिफरेंस। इस तरीके से हमें इन रोमन लिपि को भी हमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका होगा। और लास्ट में जो आता है वो है अनुनासिक। जो अनुनासिक है। ये तो हो गया रोमन लिपि के बारे में। और इसमें अगर जो बचा है अभी, वो कौन सा बचा है, जो हमने हमारे जो पहले 5 वर्ग थे उसमें जो निग्रही लिखा नहीं है तो उनके बारे में हम लिखेंगे। अभी यहाँ तक आपका हो चुका होगा आंसर। अभी लास्ट में जो अक्षर आते हैं वो कौन से, क वर्ग में च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग। ठीक है,
अभी इनको हमको रोमन में लिखना है। इनके लिए अभी इनको हमें एक जैसे शब्द मिलते हैं, मतलब समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो उसपे कुछ साइन है, ठीक है, कुछ चिन्ह है, उन चिन्हों को हमें याद रखना है। जैसे कि पहला वाला अक्षर, उसके ऊपर हमें डॉट मिलता है, उसके बाद पहिया वाला जो शब्द है उसमें यहाँ पे मिलता है। ऑडियो ऑफ कीजिए, किसका ऑडियो ऑन है, ठीक है, फिर न के नीचे डॉट है और लास्ट में म, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें रोमन लिपि के बारे में देखना है। तो हमें इन साइन जो चिन्ह है उनको हमें याद रखना है। जैसे कि अगर हमने इसी चिन्हों के आधार पर हम जब लिखते हैं तो वो लिखते वक्त हमें उस शब्दों के बारे में हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? हा येतोय सर, मध्येच म्यूट झाला यस होता. येतो सर. हो, इस तरीके से हमें क्या करना है, इन रोमन लिपि को भी हमें याद रखना है। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क होगा, हमारा सर म्यूट झालाय. त्रिशरण पंचशील लिखते हैं, हम त्रिशरण पंचशील को हमें क्या करना है, तो रोमन लिपि में सर तुमचा आवाज जरा म्यूट झाला होता. होमवर्क पासून जरा पुढे परत सांगा. हाँ, अभी जो हमने रोमन लिपि में लिखा है, जो हमने रोमन लिपि में अक्षर लिखे, पूरी वर्णमाला जो है हमने आपको क्या करना है, त्रिशरण पंचशील लिखना है। उसमें क्या करना है, त्रिशरण पंचशील आपको बुद्ध, ठीक है। इस तरीके से आपको रोमन में पूरा त्रिशरण पंचशील लिखना है, ये आपका होमवर्क होगा। और होमवर्क लिख के उस पे आपका जो जिसका लिख रहे हैं उसके ऊपर आपका नाम लिखिए। नाम लिख के वो जो फोटो है वो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज रोमन लिपि और वर्णमाला के बारे में देखा। आगे के लेक्चर में अलग अलग तरीके से जो पाली के नियम, ग्रामर के जो नियम, उन नियमों के बारे में हम देखेंगे। तो अलग अलग तरीके से हमने एक एक नियम, पूरे नियम एक साथ नहीं सीखने वाले, एक एक नियम लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं। आज के बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर हे म्हणजे बुद्धम शरणं गच्छामि लिहिताना म्हणजे पहिलंच अक्षराचं हे कॅपिटल ठेवायचं की सगळं स्मॉल ठेवलं तरी चालेल? ते तुमच्यावर आहे, तुम्ही सगळं स्मॉल ठेवलं तरी चालेल किंवा कॅपिटल ठेवलं तरी चालेल. सगळंही कॅपिटल ठेवलं तरी चालेल ना पुन्हा? नाही, तशी गरज नाही, तुमच्या ओके आधारे, ओके तुमच्यावर ओके आहे. ओके ओके सर, थँक्यू. लिहिताना कसं लिहायचं. ओके ओके. सर तुम्ही इथं लिहिताना सर स्मॉल लिपीमध्ये लिहिलं सगळं? हो, ते तुमच्यावर आहे कसं लिहायचं. आता मी आपण नेहमी इंग्लिश मध्ये लिहिताना पहिला शब्द आपण कॅपिटल लिहितो आणि बाकीचे आपण स्मॉल लिहितो. त्या पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता.
बरोबर, चालेल सर. कारण प्रत्येक भाषा आणि भाषानुसार आपण लिहिण्याची पद्धत पण आपली चेंज होते थोडीफार त्यानुसार. आणखीन कोणाला काही क्वेश्चन आहे? तर होमवर्क काय आज? त्रिशरण 45 तुम्हाला रोमन मध्ये लिहायचं. रोमन लिपीमध्ये, कारण की भाषा आणि लिपी वेगळी आहे. रोमनला भाषा कोणती आहे? कोण सांगेल? इंग्रजी आहे सर. इंग्रजी. बरोबर. इंग्रजी ही जी आहे इंग इंग्रजी भाषा ही रोमन लिपी आहे. ठीक आहे. या पद्धतीने आपल्याला यायचं. जसं की आपलं पाली त्रिपिटक जे आहे, पाली त्रिपिटक आपल्याला एकूण किती लिपीमध्ये अवेलेबल आहे? आपण बघितलेलं आहे. माझ्या मते जे 7 लिपीनुसार 7 लिपींमध्ये अवेलेबल आहे. तर त्या सगळ्या लिपींची जी भाषा आहे ते त्रिपिटक जे आहे ते त्रिपिटक, ती भाषा कोणती आहे? पाली. ऑडिओ ऑफ करा, पाली आहे. ठीक आहे. आणि ते एकूण किती लिपींमध्ये? तर 7 लिपींमध्ये लिहिल्या गेले. त्याच्यामध्ये पहिल्या भारतामध्ये आढळणारी कोणती आहे? तर देवनागरी. भारत में जो हमें लिपि मिलती है वही देवनागरी. उसके बाद दूसरा कौन से इसमें? श्रीलंका में सिंहली भाषा. सिंहली लिपि में. सिंहली. उसके बाद यूरोप में रोमन में, यूरोप में हमें रोमन में मिलती है. इसके साथ साथ बर्मा में बर्मीज में मिलती है. बर्मीज. थाईलैंड में थाई भाषा में मिलती है, मतलब थाई लिपि में, नॉट भाषा. और उसके बाद कंबोडिया. कंबोडिया में कौन सी लिपि में मिलते हैं? कंबोज. और लाओस. लाओस में हमें क्या बोलती? रूमेर. इन लिपियों में हमें त्रिपिटक अवेलेबल है. आप त्रिपिटका.org पे जाके पूरे इस अलग अलग लिपि के त्रिपिटक देख सकते हैं ऑनलाइन. वहां पे ये 7 लिपियों में आपको त्रिपिटक अवेलेबल मिलेगा. ठीक है. आज हम यहीं पे रुकते हैं, आगे के लेक्चर को मिलेंगे. धन्यवाद. जय हिंद. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. जय भीम सर. थँक्यू. मीटिंग क्लोज करत आहे सर. जय हिंद. थँक्यू. थँक्यू. हो.